मैं अपने पति नवीन के मरने के बाद मायके आ गई। भाभी के बच्चे चोरी करके इल्जाम मेरी बच्ची पर लगा देते थे। मेरा भाई मेरी बेटी को मार मार कर जख्मी कर देता। अगर मेरी माँ उसको बचाती तो मेरा भाई उसको भी एक दो थप्पड़ मार कर कहता, इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। एक दिन इसी सदमे के साथ मेरी माँ मर गई और फिर मेरे भाई ने हमें बेदखल कर दिया। मेरी बेटी अपने मामू के घर खाना मांगने जाती तो वह मार कर भगा देता। एक दिन मेरी बेटी भागती हुई आई और बोली, जल्दी मामू के घर चलो। जब मैं वहां गई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वहां तो बहनें और बेटियां हंसती हुई मायके आए तो अच्छी लगती हैं। उस समय तो मायके वाले भी उसकी खूब आओ भगत करते हैं, जानते हैं कि बहनें मेहमान बनकर घर आई हैं, कुछ घंटे बाद वापस अपने घर चली जाएगी। लेकिन भगवान ना करे कि कोई बहन बेटी उजड़कर अपने मायके घर की दहलीज पर पहुंचे और उसके माँ बाप भी जिंदा ना हो और वह भाई भाभी के रहमो करम पर रह जाए, तब उसकी जिंदगी बहुत सारी मुश्किलों और मानसिक परेशानियों से भर जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, या शायद हर उस औरत के साथ जो 2-3 बच्चों की मां बनने के बाद या तो अपने पति के साथ तलाक लेकर वापस मायके आ गई, या फिर मुकद्दर ही समझ लें, या विधवा का ताज पाकर मायके चली आई। मेरी शादी मेरे माँ बाप की मर्जी के साथ हुई थी। उन्होंने ही मेरे लिए नवीन को पसंद किया था और मैं भी दिलो जान से नवीन को अपना पति मानती थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मजदूरी करता था लेकिन मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। मैं भी उसकी आमदनी को देखकर ही फरमाइश करती थी, कहीं उसको कोई मुश्किल ना आ जाए। 1 साल बाद परमात्मा ने हमें एक बेटी की दात बख्शी, तब नवीन बहुत खुश हुआ। जब पहली बार बेटी को गोद उठाया तो वह रोने लग गया और कहने लगा, भगवान ने मुझे बेटी दी है, मैं इसको बड़े नाजों से के साथ पालूंगा। बस भगवान के आगे यही अरदास है कि भगवान इसके अच्छे नसीब बनाए और इसको कभी भी कोई तकलीफ ना हो। हमारे हालात चाहे कितने भी खराब थे, पर फिर भी मैं अपने पति के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। मेरी माँ और एक भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। जब तक पिताजी जिंदा थे मैं अपने मायके हर हफ्ते एक चक्कर जरूर लगाकर आती थी। माँ भी मेरी बेटी को देखकर खुश हो जाती थी। जब मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी ने मेरे भाई को हमारे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। भाई भी मुझे अपने घर देखकर माथे पर शिकन ले आता था और मेरे साथ बोलना ज्यादा जरूरी नहीं समझता था। एक बार जब मैं अपने भाई के यहाँ गई तो माँ पूजा पाठ कर रही थी। मेरी भाभी घर पर ही मौजूद थी। मुझे देखकर तुरंत उसने मुंह फेर लिया और अपने कमरे में चली गई। यह बात मेरे दिल को बहुत बुरी लग गई थी। जब भाई घर आया तो मेरी आंखों में आंसू थे। आखिर मैं अपने भाई की लाडली बहन थी। भाई ने मुझे रोते हुए देखा तो बोला कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रही हो? नवीन ने तुम्हें कुछ कहा है या कोई परेशानी है? मैंने तुरंत अपने आंसू साफ कर दिए और बोली, कुछ नहीं भाई, मैं आज तुम्हारे घर आई हूँ और तेरी पत्नी ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मेरे साथ बोलना ही भी जरूरी नहीं समझा। मैं तो ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए आपके यहाँ आई थी। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। भाई ने जब ये सुना तो वह चुप अपने कमरे में चला गया और जब जाकर अपनी पत्नी से ये बात कही तो भाभी ने हंगामा मचा दिया। वे तो लड़ाई करने लग गई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि इस घर में या तो तुम्हारी बहन रहेगी या मैं रहूंगी। अजीब ही मसला खड़ा हो गया था। जब शादी हो गई है तो अपने घर क्यों नहीं रहती? रोज अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाती है मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए। भाभी की ये बात मैंने सुनी तो मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। मेरी माँ भी भाभी को डांटने लग गई और ऐसे ही भाई भाभी और माँ में तीनों में आपस में लड़ने लग गए। मेरा दम घुटने लग गया था। मैं इन सब का अपने आप को कसूरवार समझने लग गई थी कि मैं यहाँ आई और मेरी वजह से इनकी लड़ाई हो गई। मैं हाथ जोड़कर सभी को चुप कराने लगी
और कहा कि आपस में झगड़ा बंद करें। आज के बाद मैं बिना वजह इस घर में कदम नहीं रखूंगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो वे रोने लग गई और कहने लगी, तेरे पिताजी का घर है, तुम जरूर आया करोगी। बेटियों का मान तो मायका ही होता है। पर मैं कुछ नहीं बोली और अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आ गई। उस दिन के बाद दोबारा मैं कभी अपने भाई के यहाँ नहीं गई। हाँ, लेकिन माँ मुझसे मिलने के लिए कभी कभार जरूर आया जाया करती थी। मैंने घर आकर नवीन को सब कुछ बताया। तब नवीन ने मुझे समझाने लगा कि तुम्हारा भाई अब शादीशुदा है, उसकी अपनी जिंदगी है, आज के बाद तुम वहां नहीं जाओगी। बल्कि अगर तुम्हें अपनी माँ को मिलना है तो मैं तुम्हारी माँ को यहाँ पर खुद ही लेकर आया जाया करूँगा। मैं भी चुप हो गई, पर अंदर ही अंदर ये बात मुझे चुभ रही थी कि शादी के बाद मेरा भाई बिल्कुल बदल चुका है। वक्त के साथ साथ ये बात भी सीने में किसी कील की तरह लगी रह गई और जिंदगी में अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ने लगी। मेरी बच्ची अभी 5 साल की थी जब मेरे घर दूसरी बेटी हुई। मैं इन दोनों में ही मगन हो गई थी। बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई तो एक दिन नवीन का फोन आया। जब मैं फोन उठाकर मैंने अपने कान को लगाया तो किसी गैर मर्द की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। वह कहने लगा कि नवीन जी का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी के साथ इस अस्पताल में पहुंच जाओ। ये सुनता तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं दोनों बच्चों को लेकर रिक्शा में बैठकर अस्पताल पहुंची। दरअसल नवीन पहले मजदूरी करता था। अब कुछ समय पहले उसने कर्जा लेकर एक रिक्शा निकाला लिया था। आमदनी भी बढ़ी चुकी थी, पर एक्सीडेंट का सुनकर तो मेरा दिल बिल्कुल ही कांपने लग गया था। नवीन का एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुआ था। उसकी पसलियां टूट चुकी थी। मैं जब अस्पताल पहुंची तो वह बहुत उखड़ उखड़ कर सांस ले रहा था। जब भी सांस लेता तो खून के फुहारे उसके मुंह में से निकल आते। मैंने जब यह मंजर देखा तो मेरी चीख निकल गई और मैं रोने लग गई। बच्चियां तो मेरे पीछे छुप गई थी। वह अपने बाप की ऐसी हालत कैसे देख सकती थी? क्या हश्र हो चुका था मेरे नवीन का। डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है। नवीन मेरी तरफ देखता हुआ धीरे धीरे सांस लेता हुआ बोला, कुसुम, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ समय बाद ही इस दुनिया में नहीं रहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि हिम्मत न हारना, मेरी बच्चियों का ध्यान रखना, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। बस वह इतना ही बोल सका था कि उसकी जुबान उसका साथ छोड़ चुकी थी। जब मैंने सिर उठाकर नवीन की तरफ देखा तो उसकी रूह परवान हो चुकी थी। मैं वहां ही बैठी रह गई और फर्श पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मेरे पति को एम्बुलेंस में डाल दिया गया था, जबकि मेरी बच्चियां कभी मेरी तरफ आती तो कभी एम्बुलेंस की तरफ जाती। उस समय हॉस्पिटल में मेरा कोई अपना भी मौजूद नहीं था। सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही मुझे हौसला दे रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल के साथ खुद को संभाला और बच्चियों समेत पति की लाश को लेकर घर पहुंची तो सब मोहल्ले वालों को खबर हो चुकी थी कि यकीनन इस घर में कोई मौत हो चुकी है। पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कॉल करके माँ और भाई को बताऊं कि आज नवीन की मौत हो चुकी है। मेरे पति की देह पड़ी हुई थी और मेरी मासूम बच्चियां अपने बाप की देह को पास चीखे मार मार कर रो रही थी। अपने बाप को उठाने के लिए कह रही थी, पर उनको क्या पता था कि उनके पापा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। बड़ी बेटी छोटी को सीने से लगाकर बैठी थी, जबकि मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी अपने पति को देख रही थी। न जाने वह कितनी तकलीफ बर्दाश्त करके इस दुनिया से चला गया था। माँ को देखा तो हिम्मत ना कर पाई और माँ के सीने से लग के रोने लग गई। मुझे रोता देख मेरी बच्चियां भी रोने लग गईं। भाई और भाभी भी आए थे। कुछ ही देर बाद मेरे पति को घर से ले गए और उनका संस्कार कर दिया गया।
मेरे ऊपर मेरे भाई ने सफेद चादर दे दी जो मेरे विधवा होने की निशानी थी। क्या समय था कि जब मैं सुर्ख चुन्नी लिए नवीन की दुल्हन बनकर घर आई थी और आज ये सफेद चादर लिए उस घर में विधवा जा रही थी। मेरी दोनों बच्चियां यतीम हो चुकी थी। मुझे ये सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि नवीन इस दुनिया से जा चुका है। मेरा भाई और मेरी भाभी वापस अपने घर चले गए, पर मेरी माँ मेरे पास ही रह गई क्योंकि नवीन ने रिक्शा कर्जे पर लिया था। इस कारण वह कर्जा तो हर हाल में वापस करना था। हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे जो कर्जे की अदायगी कर सकते। मेरे पास जो गहने थे उनको बेचकर ही एक बार में सारा कर्जा उतार दिया। जिस घर में हम रहते थे वह घर किराए का था। जब 5 महीने पूरे हो गए तो एक दिन मकान मालिक वहां आया। नवीन का अफसोस करने के बाद कहने लगा, देखो बहन, जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर मुश्किल वक्त है, पर 5 महीने हो चुके हैं आपने किराया नहीं दिया। मैं भी गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके अपना गुजारा करता हूँ और कुछ आमदनी इस घर के किराए से हो जाती है। हो सके तो इस घर का किराया दे दो ताकि मेरे भी हालात कुछ सुधर सकें। उस आदमी की बात सुनी तो मैं और भी परेशान हो गई। 5 महीने का किराया तो बहुत बनता था, मैं कैसे दे सकती थी। मेरी माँ ने जब यह सुना तो वह कहने लगी, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे भाई के पास जाकर बात करती हूँ। किराया अदा करके तुझे अपने साथ घर ले जाऊंगी। मैं चुप हो गई। ये कैसा वक्त आ गया था। मेरी माँ गई तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई पैसे देगा, पर जब वापस आई तो थोड़ी परेशान सी लग रही थी। मैंने माँ को कहा कि क्या हुआ, भाई ने पैसे नहीं दिए? तो माँ बोली, हाँ मैं लेकर आई हूँ, तेरे भाई ने पैसे दे दिए हैं। माँ के पास नोटों का पर्स भरा हुआ था। जब मकान मालिक आया तो मैंने उसको पैसे दिए। जब वह पलटी तो मेरा ध्यान माँ के कानों की बालियों की तरफ गया। माँ के कानों में बालियां मौजूद नहीं थी। वे बालियां उनकी खानदानी बालियां थी जो कि मेरी दादी ने इनको दी थी। जब मैंने अपनी माँ को उन बालियों के बारे में पूछा तो उन्होंने नजरें चुरा ली, जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने वह बालियां बेचकर किराया अदा किया है। मैं रोने लग गई। मैं जानती थी कि भाई मुझे इतने पैसे नहीं देगा। जब सारा किराया हमने दे दिया तो मकान मालिक ने मकान खाली करने को कहा दिया। मजबूरन मैं अपना सारा सामान पैक करके अपनी माँ के साथ मायके की दहलीज पर आ गई, जबकि वह मेरा मायका घर नहीं रहा था बल्कि मेरे भाई का घर बन गया था। मैं अपनी बच्चियों का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुई। तब मेरे भाई और भाभी मुझे देखकर चौंक गए। मेरे भाई के 2 ही बच्चे थे जो कि बहुत शरारती थे और बदतमीज भी। मुझे सामान के साथ देखकर भाभी तुरंत बोल उठी कि आज के बाद कुसुम यहीं रहेगी। मेरी माँ ने तुरंत कहा कि इसका हमारे अलावा और कौन है, आज के बाद ये यहीं रहेगी। भाभी तो अपने मुंह में कुछ बोलती हुई अपने कमरे में चली गई। भाई भी अपना मुंह फेर कर अपने कमरे में चला गया। मेरी बेटियां बहुत मासूम थी। अभी तो बाप की मौत का सदमा था, जिस कारण वह काफी चुप थी। मैंने अपनी माँ के कमरे में अपना सारा सामान रखा और उसी कमरे में रहने लग गई। मैंने अपनी बेटियों को भी समझाया हुआ था कि अपने मामू और मामी को तंग नहीं करना और ना ही अपने कजन के साथ कोई शरारत करनी है। मेरी बच्चा समझदार थी, सारी बात को वह समझ गई। कुछ दिनों ऐसे ही गुजर गए। मैं भाई और भाभी का दिल जीतने के लिए घर का सारा काम करने लग गई। जो भी काम भाभी करने लगती मैं खुद करने लगती, क्योंकि मैं इनका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती थी, बल्कि इसके बदले वे मुझे 3 वक्त का खाना देते थे। ये हमारे लिए बहुत था। एक दिन मैं भाभी के कमरे में सफाई करके निकली तो कुछ देर बाद भाभी ने शोर मचा दिया और कहने लगी कि ड्रेसिंग टेबल पर मेरी सोने की अंगूठी पड़ी थी, वे कहाँ हैं? जब मैंने सुना तो मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, भाभी वहाँ तो मैंने आपकी कोई अंगूठी नहीं देखी। भाभी अजीब सी नज़रों से मुझे कहने लगी कि
मैंने खुद नहाने के लिए जाने से पहले उतार कर रखी थी, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर ली। भाभी की बात सुनकर तो मेरा शरीर कांपने लग गया। मैंने अपने कानों को हाथ लगाकर कहा कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, आपकी चीज है, भला मैं चोरी करके क्या करूंगी। तभी वहाँ भाभी का बड़ा बेटा बाहर निकला और बहुत ही बदतमीजी के साथ कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों के साथ देखा है कि सीमा आपके कमरे में कुछ लेकर जा रही थी। ये बात सुनते ही भाभी आगे बबूला हो गई और तुरंत मेरी बच्ची के पास गई, जो उस वक्त अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। मैंने जैसे ही उसका बैग खोला तो उसके बैग में से भाभी की अंगूठी मिल गई। ये देखकर तो मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी बच्चियां हैरानी के साथ गूंगी बनी देख रही थी। उस समय मेरा भाई भी घर में आ गया था। मेरी भाभी अंगूठी दिखा दिखा कर भाई को कह रही थी, देख लो अपनी बहन और भतीजियों का हाल। मेरी बच्ची सहम कर रोती हुई कहने लगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मुझे पता है कि अंगूठी यहाँ कैसे आई। कुछ देर पहले आपका बेटा मेरे पास आया था और किताब लेने के बहाने मेरे बैग देख रहा था। हो ना हो इसी ने मेरे बैग में ये रखी है। मेरे भाई का बेटा सुनकर बौखला गया। मैं तो हैरान हो रही थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी साजिश कैसे कर सकता है। मैं अपनी बच्चियों की आदत से वाकिफ थी, वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी उस वक्त ऐसी मजबूरी थी कि कुछ बोल ना सकी, जबकि मेरी माँ मेरी बच्चियों को कमरे में लेकर चली गई और पूछने लग गई कि चोरी की है या नहीं। मेरी बच्ची बोली, मैं चोरी करके क्या करूंगी, मुझे अपनी बच्ची के ऊपर पूरा भरोसा था। उस दिन के बाद मैंने अपनी बेटियों को कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, बस वह कमरे तक ही रहती थी। कुछ दिन गुजरते तो मेरी भाभी ने शोर मचा दिया और कहने लगी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है जो मैंने फंक्शन पर डालने के लिए बाहर निकाला था। हार वाला बॉक्स खाली पड़ा है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। हो सकता है कि भाभी ने ही कहीं उठाकर रख दिया हो। एक बार फिर वह मेरे कमरे में आकर मेरे कमरे की तलाशी लेने लग गए। आज मेरी भाभी का छोटा बेटा फिर से बोला, मैंने सीमा को आपके कमरे के बाहर देखा था। आज तो स्कूल में बहुत सारी चीजें खरीद कर खा रही थी, जबकि घर में तो इसको सिर्फ 10 ही रुपए मिलते हैं। मेरी बच्ची तुरंत बात को पलट गई, कहा कि मैं तो वही पैसे लेकर जाती हूँ जो मामू मुझे देते हैं, लेकिन भैया आपकी जेब में आज 1000 के 2 नोट देखे थे जो आप अपने दोस्तों में बैठकर उनको दिखा रहे थे, और फिर यह लोग एक दुकान में से सिगरेट लेकर पी रहे थे और इन्होंने बहुत सारी चीजें भी खरीदी थी जो बड़े लोग पीते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मेरी भाभी अपने बेटे को देखने लग गई जो मासूम शक्ल बनाकर खड़ा था। मेरे भाई गुस्से में आया और मेरी बच्ची को मारने लग गया और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाने की। तुम्हारे आते ही इस घर में लड़ाई क्लेश बढ़ने लग गया है। अपने बाप के साथ ही क्यों नहीं मर गई। मैंने भाई की बातें सुनी तो मेरा शरीर कांपने लगा। मैं भाई को रोकने लगी और उधर से माँ भी आगे आई तो भाई से बच्ची को दूर करने लगी और बोली, क्यों मार रहे हो बच्ची को, जबकि वह कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया। जरा अपने बच्ची की तरफ भी ध्यान दो, हर समय घर से बाहर रहकर आवारागर्दी करता है। भाई ने यह सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया और उसने माँ को भी थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, आप भी अपनी बेटी की साइड लेने लग गई हैं। कौन सी माँ अपने पोते पोतियों के ऊपर नातियों को रखती है। ये तो शक्ल से ही चोरनियाँ लगती हैं। इनका बाप चोरी डकैतियां करके ही इनको पालता रहा था, तभी ये सब यहाँ पर आकर मेरी पत्नी के गहने चोरी करके बेच रही हैं।
मेरी माँ तो अपने बेटे से थप्पड़ खाकर जिंदा पत्थर की मूरत बन गई थी। मैं अपने मरे हुए पति के बारे में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और चीख उठी और भाई के पास गई और उन्हें बातें सुनाने लग गई कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात कहने की। वह तो मर चुका है, अब तो उसको बख्श दो। शर्म नहीं आती तुझे? बच्चियों की लड़ाई में तूने माँ को थप्पड़ मार दिया। जब मुझे अपनी बच्चियों की परवरिश के ऊपर यकीन है तो तुमको भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। जब माँ कह रही थी कि तुमको इसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, इस वक्त भाभी तुरंत बोली और मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मार कर बोली, हमारे टुकड़ों पर पलते हो और हमें ही बातें सुनाते हो, दफा हो जाओ हमारे घर से। मैं भी गुस्से में थी और मैंने कहा दिया, नहीं रहूंगी आपके घर। मेहरबानी आपकी जो इतना एहसान कर दिया मेरे ऊपर। भाई कहने लगा, माँ को भी अपने साथ लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। अब मैं ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। खबरदार, अगर किसी ने दोबारा यहाँ कदम रखा तो अब मैं क्या करती। अब और बर्दाश्त करना मेरे बस से बाहर हो चुका था। मजबूरन अपना सामान पैक किया और जब माँ को हिलाया तो वह बिस्तर पर बैठी थी और वह पीछे को गिर गई। मैं घबरा गई और माँ को हिलाने लग गई, पर वह तो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर आई। भाई भी साथ में था, पर मेरी माँ हार्ट अटैक के साथ मर चुकी थी। भाभी कहने लगी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मजबूरन 3 दिनों तक मैं अपने भाई के यहाँ ही रही, क्योंकि मेहमान वगैरह काफी आते जाते रहे। जैसे ही मेहमान आना बंद हुए तो मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया। इस मोहल्ले में एक पुराना खंडर जैसा घर मौजूद था, उसका कोई वारिस नहीं था। मैं अपनी बच्चियों के साथ उस घर में रहने लग गई। मैंने सोचा जब इसका मालिक आएगा तो देखा जाएगा। वे घर किसी भूत बंगले से कम नहीं था। मैं डरती हुई वहां पर रहने लग गई। वहां पर खाने पीने की कोई चीज भी मौजूद नहीं थी। बच्ची कहने लगी, मामू के घर जाकर कुछ मांग कर ले आती हूँ, शायद उनका दिल कुछ नरम पड़ जाए और हमें कुछ खाने को दे दे। मैंने अपनी बच्ची को भेज दिया और कहने लगी, भगवान करे मेरा भाई इसकी भूख देखकर इसको कुछ खाने को दे दे। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि मेरी बेटी भागती हुई वापस आई। उसकी सांस बहुत फूल गई थी और कहने लगी, मामू के घर जल्दी चलो। मैंने उसको पूछा तो वह कहने लगी, बस जल्दी चलो, मामू आपको बुला रहे हैं। मेरा कलेजा तो मुंह को आ गया था। मैं भागती हुई भाई के घर पहुंची और जो मंजर मैंने वहां पर देखा वह देखकर मैं हक्की बक्की रह गई थी। भाई मेरे कदमों में गिर गया और मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेता तो आज ये सब ना होता। दरअसल इसको सारे राज पता गए थे। वे गहनों का गुम होना, फिर इल्जाम लगाना, सब कुछ भाभी और उनके बेटे ने मिलकर किया था। दरअसल मेरे भाई का बड़ा बेटा नशे का आदी हो चुका था। छोटी उम्र में गलत संगत में पड़ने के कारण वह सिगरेट और नशे करने लग गया था। उसने ही अपनी माँ का हार बेच दिया था, जबकि भाभी सारा कुछ जानते हुए भी खामोश रही। आज किसी तरह भाई ने ये सारी बातें सुन ली थी। मेरे भाई ने अपनी पत्नी और बच्चों को बहुत मारा था। जब मेरे भाई के बड़े बेटे ने अपने बाप से डांट सुनी तो वे घर से बाहर निकल गया। उसकी नशे की लत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह सड़कों पर लूट वगैरह करने लग गया था। इस नतीजे में पुलिस उसको पकड़कर ले गई थी। मेरे भाई को अपनी औलाद की परवरिश पर अब पछतावा हो रहा था। वह मुझसे माफी मांगने लग गया और मैं रोती हुई कहने लगी कि जाकर अपनी माँ से माफी मांगो, जिसके ऊपर तुमने हाथ उठाया था। आज उसी की सजा है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हें यहाँ इस नौबत तक पहुँचा दिया है। भाई मुझे वापस घर ले आया और किसी तरह बच्चों को भी जेल से निकलवा दिया और उनका इलाज करवाया। खैर मैं भी सिलाई करके अपना और अपनी बच्चियों का कुछ खर्चा उठा रही हूँ। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहानी में कुछ गलती हुई तो माफी चाहती हूँ। धन्यवाद।